नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड हैकर न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्य सरकार द्वारा प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को नियमित पुलिस महानिदेशक बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और सेवानिवृत्त जज की टीम ने डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने और मामले की सुनवाई करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को भी इस मामले में अवमानना का केस करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दागदार छवि के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर हेमंत सोरेन सरकार ये साबित करना चाहती है कि वह भ्रष्ट अधिकारियों के बल पर शासन करना चाहती है। अनुराग गुप्ता राज्यसभा चुनाव मामले में 2 साल तक निलंबित रहे हैं और अब उन्हें डीजीपी बनाना सरकार उन्हें तोहफा देना चाहती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के पैनल द्वारा की जाती है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने किस आधार पर इस नियुक्ति का निर्णय लिया, ये सवाल उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सरकारी सेवा की उम्र सीमा 30 अप्रैल को पूरी हो रही है, जबकि सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार वो 2026 तक डीजीपी बने रहेंगे, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट की आदेश भूमिका और न्यायपालिका पर क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व न्यायाधीश खुद राज्य सरकार की इस अवैध कार्य में शामिल हो जाए तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा। बीजेपी मांग करती है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जनहित याचिका रूप में सुनवाई करे। हम यह भी मांग करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त न करे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है? पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच कौन करेगा? कानून का मजाक अनुराग गुप्ता का रिकॉर्ड। झारखंड का सबसे विवादास्पद आईपीएस अफसर डीजीपी अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे, जिसका कारण 2 वर्षों तक निलंबित रहे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अगर यह अधिकारी चुनावी धांधली में शामिल था तो इसे बीजेपी क्यों बनाए? हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हेमंत सोरेन सरकार लगातार विवादास्पद अधिकारियों के सहारे ही चल सकती है और ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाने में क्यों लगी रहती है? क्या चुनावों में धांधली के पुरस्कार स्वरूप अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया? जो अधिकारी अपने गलत कार्यों को लेकर वर्षों निलंबित, जिसकी नौकरी की वास्तविक उम्र सीमा अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, उसे गलत तरीके से डीजीपी बनाने की इतनी जल्दीबाजी और जरूरत क्यों आई? जमशेदपुर में बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर जनता दल ने चिंता जताई है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं व अपराध पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में जेडीयू नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ समय में शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी, डकैती, लूट, छिनतई, हत्या जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल के दिनों में शहर के विभिन्न सोसाइटी में बंद फ्लैटों को निशाना बनाकर चोर घरों में घुसकर नगद रुपए और जेवरात चुरा ले गए। जदयू नेताओं ने कहा कि शहर में बढ़ते नशाखोरी और मटका अड्डों सहित नशीले पदार्थों का कारोबार भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से नशे का कारोबार जमशेदपुर में फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर नियंत्रण लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। नशे के कारण ही ज्यादातर लोग अपराध करते हैं। जदयू नेताओं ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और अपराध पर नियंत्रण पाने की अपील की। उनका कहना था कि यदि ये स्थिति बनी रही तो शहर की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वहाँ उसके घर का कोई ठिकाना नहीं है, सारे गहना जेवर, जीवन की पूरी कमाई चली जा रही है। सीनियर एसपी के यहाँ हम लोग आए हैं। ये प्रतिनिधि मंडल है जदयू का,
आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में चारों तरफ चोरी हो रही है और कोई स्कूटी में जा रही है महिला, उसका चैन छीन लिया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो चोरी हो रही है वो चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। आप परसूडी में देखिए, कदमा में देखिए, मानगो में देखिए, बिरसा नगर, मोहर्दा देखिए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ चोरी नहीं हो रही है। क्वार्टर इलाका में और बदतर हालत है। तो ऐसी स्थिति में एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए चोर लोग को पकड़ने के लिए। आखिर चोर पकड़े क्यों नहीं जा रहे, और इसको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि जीवन भर की कमाई उसकी समाप्त हो जा रही है। 15 लाख 20 लाख उसका पूरा जमा पूंजी चला जा रहा है। ऐसा कभी ये स्थिति देखने को नहीं मिला, पहली बार ये स्थिति देखने को मिल रही है और जनता परेशान है। एक राजनीतिक दल होने के नाते माननीय विधायक सरजू राय जी इसके लिए चिंतित हैं और उनके मार्गदर्शन में ये प्रतिनिधिमंडल आया है। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस महकमा से, अपनी पूरी जो टीम है उस टीम को पूरे तरीके से लगाएं और जो गली मोहल्ले में उसका जो बाइक से जो ट्रैकिंग हो चोरों का, रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और उसका ट्रेस हो। पहले एक बार हमको याद है कि आज से 30-40 साल पहले टीन नंबर और पिन नंबर रखा जाता था और जो मोटरसाइकिल से जो गश्त करते थे रात में उस नंबर में रजिस्टर में साइन करते थे। इससे पता चलता था इस गली में ये सिपाही गया है, चेक करके आया है। आज वो व्यवस्था फिर से लागू अगर होगी तो ये चोरी की घटनाएं पर रोक लग सकती है। डीजीपी नियुक्ति के मामले पर बाबूलाल मरांडी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि चुनौती हार के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी की हालत अजीबोगरीब हो गई है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी पता है कि कैबिनेट का फैसला सर्वोपरि होता है और कैबिनेट के फैसले के बाद ही अनुराग गुप्ता की नियुक्ति हुई है। जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया। और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी। इधर रांची में अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन की राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा कार्यक्रम का आयोजन 6 से 10 फरवरी तक होने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। यात्रा के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एबीवीपी के पदाधिकारियों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी एवं उद्देश्यों को बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य ने दिशा में बताया कि देश के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले 7 राज्यों के 30 प्रतिनिधि झारखंड राज्य के शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण के लिए आने वाले हैं। ये प्रतिनिधि राज्य के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण कर झारखंड के संस्कृति और विरासत से रूबरू होंगे। वहीं एबीवीपी के विभाग संयोजक ने बताया कि 1966 से देश के इन 7 राज्यों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिश को नाकाम करने के लिए परिषद ने पहल करते हुए भारत के सभी राज्यों को एकजुट करने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम
पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को भारत के अन्य हिस्सों में रहने, वहां की जीवन शैली, संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। इससे विभिन्न राज्यों के छात्रों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ता है और राष्ट्रवादी चेतना विकसित होती है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सारे स्टेट हैं, उस स्टेट से 30 प्रतिनिधि हमारे झारखंड में कल शाम को आएंगे। उनके बाद 6 से 10 तारीख तक वो हमारे बीच रहेंगे। झारखंड की जो वेशभूषा है, झारखंड की जो खान पान है, झारखंड के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें उनका भ्रमण होगा। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो भी कल्चर है, वो हम लोग एक दूसरे का कल्चर आदान प्रदान करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ हमारा झारखंड में जितने भी रूरल एरिया है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। हमारा जो झारखंडी सभ्यता है, हम लोग अपना सभ्यता उनको बतलाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो संस्कृति है, हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, यहाँ का जो फेस्टिवल है उनके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे BIT मिश्रा हो गया, IIM हो गया, फिर प्रेस, हिंदुस्तान प्रेस, ये सब जगह हम लोगों ने तय किया है। हम ये सब जगह उनको ले जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे सहयोगी मीडिया बंधु हैं, उनसे भी उनका परिचय हम लोग एक बार करवाएंगे। हम लोगों ने ये वर्ष 1977 में पाया था, 66 में पाया था, माफ़ कीजिएगा, कि जो भारत से जो है जुड़े हुए राज्य, जिसे हम 7 स्टेट्स और एक भाई सिक्किम है हमारा, उससे जोड़ते हैं। लेकिन अभी जो कुछ ऐसी ताकत थी हमारे देश में जो उनको उन जो 7 स्टेट्स थे उनको वहाँ से काटने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग भारत को और राज्य को, भारत की जो असली परंपरा है, सब जगह की जो परंपरा है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, इधर जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह को मिला के जो यहाँ का परंपरा, और सिर्फ वहाँ से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग उधर जाते हैं। कल्चरल एक्सचेंज का कार्यक्रम हम लोग एक तरह से करते हैं। और सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ के झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, वहाँ से जो लोग यहाँ आते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, डेलीगेट्स यहाँ आते हैं, और यहाँ से भी हमारे डेलीगेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं और वहाँ के परंपरा को समझते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं। और हम लोग कल्चरल एक्सचेंज का कार्यक्रम करते हैं, हम लोग दूसरे को समझने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऐसा कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस चीज़ से हम लोग प्रेरित होकर जो है इस चीज़ को हम लोग जो है सील टूर के माध्यम से, स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड इंटर स्टेट लिविंग के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और कोई छात्र संगठन का दल नहीं है, और आने वाले डेलीगेट्स भी ABVP के नहीं हैं, वहाँ के आम छात्र हैं जो यहाँ झारखंड आ रहे हैं। पिछले वर्ष जब हुआ था, 2023 में जब हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे झारखंड में 3 जिले में हुआ था, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। लेकिन इस बार सिर्फ रांची में ही होना तय हुआ है। और इस कार्यक्रम में अभी 10 तारीख को नागरिक अभिनंदन समारोह होने वाला है, जिसमें कि झारखंड, और मतलब हमको लगता है कि ऐसा हम लोग अभी विचार करके चल रहे हैं कि झारखंड के साथ साथ देश के गणमान्य लोग और अधिक से अधिक लोगों का उसमें जुड़ाव, लगभग रोहित शेखर, विभाग सिंह, रांची। वहीं रांची के नगरी थाना अंतर्गत कतरपा गांव में मंगलवार शाम चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर के विरोध में बुधवार को उग्र ग्रामीणों ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर NH 23 को जाम कर दिया। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन के कारण हाईवे पर सुबह 10 बजे से जाम लग गया, जिससे सड़क के दोनों ओर लगभग 1-1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस कारण यातायात की स्थिति बिगड़ गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने जाम को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर लिखे जाने तक ग्रामीणों का आक्रोश बना हुआ था और वे आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने तक विरोध जारी रखने की बात कर रहे थे। कल रात में नगरीय क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मार ग्रामीण उसी के कारण यहाँ पे रोड जाम किया गया है। उनके परिवार वालों का कुछ डिमांड था, उन डिमांडों पे हम लोगों ने उनसे लिखित ले लिया है और हम उन्हें आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द हम लोग जो भी 2 व्यक्ति संदिग्ध हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड जाम को वो लोग क्लियर कर दें।
हमारी ओर से लगभग हम लोगों ने 14 थाना को मिलाकर एक टीम बनाई है और हमारे विभिन्न जगह इलाकों पे छापामारी की जा रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर लिया जाए। अभी कुछ ज़्यादा हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव केस है, तो एक बार हम लोग उद्भेदन कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। इधर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से बुधवार को केंद्रीय बजट के विरोध में जमशेदपुर के साक्षी बिरसा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बजट प्रस्तावों की प्रतियां जलाई गईं और 4 श्रम कोड को लागू करने के प्रयास को रोकने के लिए संघर्ष को और तेज करने की घोषणा की गई। यहाँ एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में केंद्रीय बजट प्रस्ताव की निंदा की और इसे आम आदमी के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय संपत्ति की लूट का खाका बताते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके साथ ही श्रम संहिताओं को लागू करने की सरकार की पहल को भी कठोर शब्दों में नकारा गया। नेताओं का कहना था कि चारों श्रम संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों का खात्मा करेंगी और इसका विरोध करने के लिए सभी उद्योगों और क्षेत्रों के श्रमिक अखिल भारतीय हड़ताल पर जाएंगे। विरोध के दौरान ये भी कहा गया कि बजट प्रस्ताव एक और कॉरपोरेट घरानों को परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर कब्जा करने का अवसर देगा। वहीं दूसरी ओर बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति, खनन, बिजली और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण तेज करेगा। हालांकि रोजगार सृजन और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने के बजाय ये बजट प्रस्ताव केवल कॉरपोरेट के हितों को बढ़ावा देंगे और आम आदमी के जीवन यापन को और कठिन बना देंगे। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। यहाँ जो आप देखें जमशेदपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पुतला दहन केंद्र सरकार का किया गया, खास करके इस सवाल पर कि 4 लेबर कोड को रद्द करो और दूसरा जो है महंगाई आप स्थिति देख रहे हैं देश का करा रहा है लोग। ये सरकार मुनाफा कमाने के लिए है, ये सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, ये पूंजीपतियों को राहत दे रही है, इसलिए सरकार पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। पूरे देश के जनता आंदोलित है और आने वाला समय में इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जियाडा द्वारा तकरीबन 15 दिनों बाद फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। बुधवार को यह अभियान आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज 7 एपेक्स ऑटो के पास से शुरू हुआ, जिसमें जियाडा के पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। अभियान के दौरान जियाडा के पदाधिकारी शनि तिर्की ने बताया कि पहले मोहलत दिए जाने के बाद अब एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस बार 200 से अधिक अवैध रूप से सड़क किनारे बनाए गए दुकान और होटलों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि टुसू पर्व के दौरान स्थानीय लोगों और संगठन के विरोध के कारण अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी गई थी। अब इसे अनदेखा करते हुए एक बार फिर इस अभियान को जोर शोर से शुरू किया गया है। अपना अतिक्रमण किए हैं, अपना सुरक्षा से हटा ले, इसी का चल रहा है अभियान। ये अभियान अभी चलता रहेगा, अभी 4 दिन तक चलेगा। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना के समीप मुख्य सड़क पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक स्कूली छात्र ने बाइक से स्टंट करते हुए स्कूल जा रही 4 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिससे सभी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद सभी घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल छात्राएं सीताराम डेरा आदिवासी उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। घायलों में ग्वाला बस्ती निवासी कक्षा 8वीं की छात्रा प्रिया कुमारी, कक्षा 11वीं की छात्रा अष्टमी कुमारी, बिरसा नगर जोन नंबर 8 की कक्षा 8वीं की छात्रा शालू कुमारी और बाबूडी ग्वाला बस्ती की कक्षा 11वीं की छात्रा रश्मि कुमारी शामिल हैं। इनमें से रश्मि कुमारी का एक हाथ और पैर टूट गया है, जबकि अन्य छात्राओं को सिर, हाथ और अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आदिवासी उच्च विद्यालय के कक्षा 9 का एक छात्र ने अपने एक स्थानीय साथी के साथ सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहा था। इसी क्रम में उसने स्कूल जा रही छात्राओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्राएं सड़क पर गिर गई।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मौके से एक आरोपी युवक फरार हो गया, जबकि दूसरे आरोपी छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद घायल छात्राओं के परिजन और विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक एमजीएम अस्पताल पहुंचे और छात्राओं का हालचाल जाना। इस दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा की गंभीरता को एक बार फिर सामने लाया है और इस घटना ऐसे स्टंट करने वालों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी हरकतों से दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। जैसे रोज जाती है ऑटो से स्कूल जाती है, एग्रीको वहाँ पर ही उतरती है, एग्रीको से उतर के सीताराम डरा लट्टू जो स्कूल है वहाँ पर ही पढ़ती है, आदिवासी उच्च विद्यालय में। हम लोग ड्यूटी गए थे, हम लोग को सीताराम डरा थाना का वहाँ से खबर आया कि बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ ये हम लोग को पता नहीं। थाना हम लोग गया नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ही आए हैं। बच्चा के ये हालत हम लोग देख रहे हैं। कितने लोग को चोट लगा है? चोट हमारे साथ जो मेरा बच्चा बता रही है कि तो उसको तो पता नहीं, लेकिन प्रशासन बताया 4 जन का चोट लगा। तो हमारा तो प्रशासन बता रहा है उसको रखा हुआ थाना में, स्कूल का ही है, नाम हमको पता नहीं। अभी वहाँ जाएंगे तब ना पता चलेगा सर। स्कूल तो पीछे से एक बाइक में सवार हुआ युवक हम लोग से पीछे से आया और हम लोग को मारा बाइक से। तो हम लोग 2 लड़की इधर उधर गिरी और दो लड़की बाइक के नीचे आ गई। तो 2 लड़की का पैर एक जन का टूटा, एक जन का शोल्डर का हड्डी टूटा है और एक जन का सिर फट गया है और एक लड़की का होठ के सामने। जानकारी हमको नहीं पता है, अभी फोन आया तो हम अस्पताल में एक्सीडेंट हो गया है। और रांची पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को एक जागरूकता वाहन को वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि अफीम की खेती के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रामीणों के बीच जागरूकता लाना है। इसके लिए स्थानीय कलाकारों की मदद से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान के तहत ढोल मंजीरा और कलाकार ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव से अवगत कराएंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अफीम की खेती से होने वाले खतरों के बारे में बताना और उन्हें इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। अब तक इस अभियान के तहत रांची पुलिस ने 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर की गई अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया है। अफीम की खेती है वो रांची जिले के कई हिस्सों में होती है और हम लोग लगातार इसके खिलाफ विनष्टीकरण का अभियान चला रहे हैं। अभियान में लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा खेती जो है हम लोग नष्ट कर चुके हैं, पर समस्या अभी भी बची हुई है और हम लोग चाहते हैं कि आम जन इसमें स्वयं सहयोग करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है जागरूकता का। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ढोल है, मजीरा, ये सब बजता है तो क्राउड आसानी से पुल होता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों ग्रामीण इलाके में और सुने बात को, और एक बार संदेश पाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग स्वयं ही अपने आप रास्ता बदल लेंगे और बाकी हम लोग का काम चल रहा है। इधर रांची पुलिस ने इस साल की पहली बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 चोरी करने वाले और 3 चोरी का माल खरीदने वाले शामिल हैं। इनके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों का नाम तफाजुल शेख, सलमान शेख, कामरूज शेख व अन्य हैं। सभी आरोपी साहिबगंज जिला के रहने वाले हैं। ये घटना रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा ज्वेलर्स नामक दुकान से जुड़ी हुई है, जहां 1 जनवरी को चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ताला तोड़ने की ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद उन्होंने चोरी की योजना बनाई। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी के आरोपी साहिबगंज जिले से आए थे और पहले रांची में कबाड़ का काम करते थे।
थे। जल्द पैसे कमाने की लालच में ये सभी चोरी करने लगे और रांची के डोरंडा क्षेत्र के कृष्णा ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। आरोपियों ने दुकान में रखे कीमती सामानों पर हाथ साफ किया, साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी ले उड़े। रांची एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग काफी शातिर था और इन्होंने कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के गहने भी बरामद किए हैं। इस खुलासे से रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और अब इस गैंग से जुड़ी अन्य चोरी की घटनाओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक जनवरी की सुबह में एक एफआईआर दर्ज हुई कि उस 31 और 1 की रात में कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ सेंधमारी करके दुकान तोड़ा गया और जेवर की चोरी हुई। इसका तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान हम लोगों ने जो है काफी मेहनत करके किया रांची पुलिस ने, और अल्टीमेटली ज्ञात हुआ कि यह साहबगंज का गैंग है। और फिर हम लोग इस गैंग को पकड़ने के लिए हम लोग का अनुसंधानकर्ता जो है वह आंध्रा, महाराष्ट्र सब जगह गए और जो है जो लिंक मिला उसके आधार पर 7 अरेस्टिंग हुई है। 4 आदमी जिसने चोरी किया और 3 आदमी जिन्होंने जेवर की खरीद की, चोरी के जेवर की। टोटल 7 आदमी गिरफ्तार हुए, सातों साहबगंज जिला के हैं। 4 आदमी चोरी में घुसे थे, इन्होंने कन्फेस किया है और इसमें से जो है मैक्सिमम जेवर जो है वो बरामद हो गया। ज्यादातर चोरी के जेवर वो चांदी के थे और वो बरामद हो गए हैं। जिस हथियार से, जिस सावल से इन लोगों ने तोड़ा था दुकान, वह भी बरामद हुआ है। दुकान का जो डीवीआर था सीसीटीवी का, वो ये लोग ले गए थे उठा करके, वो भी बरामद हुआ है। दुकान का उनका उद्भेदन हो गया है। ये बड़ा गैंग जो है, और जो पूछताछ में क्लियर हुआ कि ये लोग जो है कबाड़ का काम के लिए यहाँ आए थे और कबाड़ के लिए यहाँ पर एक कमरा भी लोगों ने लेके रखा था, लेकिन उसी क्रम में इन लोग की इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं चोरी करके ज्यादा पैसा कमाया जाए। वहीं सरायकला थाना अंतर्गत कोलाबीरा में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें 34 वर्षीय महिला सरस्वती देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पति कृष्णा तांती गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर को घटनास्थल से कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया, परंतु चालक मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण और उनकी पत्नी को राउरकेला जाना था। वे शाम 5 बजे के आसपास घर से बाइक पर टाटा स्टेशन के लिए निकले। करीब 5:30 बजे के आसपास पीछे से आ रहे ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में कृष्णा तांती किसी प्रकार बच गए, लेकिन सरस्वती देवी ट्रेलर के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर चालक ट्रेलर लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस व ग्रामीणों की मदद से कोलाबीरा स्थित रेलवे अंडरब्रिज के समीप ट्रेलर को रुकवाया गया, जहां चालक मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर में बैठे खलासी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका सरस्वती देवी के शव को जब्त कर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर द्वारा साक्षी स्थित कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद कैंसर के प्रति समाज में बढ़ती जागरूकता और इसके खतरे से बचने के लिए उपायों की जानकारी देना था। संवाददाता सम्मेलन में आईएमए के सदस्य डॉक्टर सचिन सागर चौधरी ने कैंसर के मामलों में आई वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और ये पहले के मुकाबले कहीं अधिक गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी और शुरुआती लक्षणों की अनदेखी के कारण ये बीमारी गंभीर रूप ले रही है। डॉक्टर सचिन ने कहा कि कैंसर के खतरे को लेकर लोगों में ज्यादा जागरूकता लाना जरूरी है, ताकि लोग समय रहते इसकी पहचान कर सके और इलाज शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि कैंसर की पहचान के लिए समय समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका लोग लाभ उठाएं और नियमित रूप से मेडिकल चेकअप करवाएं। इसमें किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज ना करें, ताकि कैंसर का इलाज जल्दी शुरू हो सके और इससे बचाव संभव हो। इस उपलक्ष्य पे आईएमए जमशेदपुर अपना सामाजिक दायित्व को निभाते हुए और लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें हमारे कई डॉक्टर्स हैं यहाँ उपलब्ध। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने डिपार्टमेंट ईएनटी फिजिशियन हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा एकमात्र मकसद है
लोगों में एक जागरूकता फैलाना, उनको इस बात के लिए प्रति गंभीर करना कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और बहुत तेज़ी से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे परिवारों को ये ख़त्म कर दे रहा है, लोगों को फाइनेंशियली ड्रेन कर दे रहा है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। और एक मुद्दा इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम लोगों ने एक डिमांड रखा है आपके माध्यम से सरकारों तक पहुंचाने के लिए। अडल्ट्रेटेड फूड जो मिलावटी खाना है वो बहुत ही रैम्पेंट है। आप लोगों ने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां नकली पनीर लोगों को सर्व हो रहा है, नकली खोया सर्व हो रहा है। तो इसको लेके हमें लगता है कि जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनको और विजिलेंट होने की आवश्यकता है, उनको और कार्य करने की आवश्यकता है। वो अक्सर एक्टिवेट होते हैं त्योहारों के पहले, दिवाली के पहले, होली के पहले, लेकिन ये एक साल भर काम करने का मुद्दा है क्योंकि खाने पीने के आउटलेट्स मल्टीपल हो गए हैं। लोगों को बहुत रुचि रहती है बाहर खाने में, आजकल लोगों को बहुत क्रेज़ भी बढ़ गया है बाहर खाने के लिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी ए ब्लॉक स्थित एक निजी अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले में मंगलवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार जब ये आग लगी उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, सभी किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग बुझा दी गई है और स्थिति अब नियंत्रित है। इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है और आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जब हम लोग घर में आए तो आग लगी हुई थी। हम लोग अपनी गाड़ी, टाटा स्टील की गाड़ी है, उससे हम लोगों ने काम किया, आग पे कंट्रोल हो गया है। देखिए हम घर पे नहीं थे, मेरी सास अकेली थी और मेरी सास का ही रूम है। नमाज पढ़ के नीचे उतर रही थी सीढ़ी में, उनको स्पार्कल का आवाज़ आया पर उनको लगा पता नहीं कुछ हो रहा होगा। उसके बाद मेरे नीचे में रेंटर है, वो मेरे को कॉल की कि भाभी बहुत तेज़ ऊपर आग लगा हुआ है। नहीं भाभी जल्दी आइए चाची ऊपर में। हम दौड़ते दौड़ते आए भैया, तो आने के बाद हम बाहर ही हैं और आग लग रहा है तो लग रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से सटे NH 220 की जर्जर हालत को लेकर पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब लंबे इंतजार के बाद रसनचोपा से पालीडी तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि सड़क बनने के साथ ही अब लोगों की परेशानी भी शुरू हो चुकी है। सड़क के निर्माण के साथ पालीडी के ग्रामीणों को बरसात के दिनों में बारिश का पानी उनके घरों में घुसने का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वे सड़क निर्माण के पक्ष में हैं, लेकिन सड़क के साथ नाली का निर्माण भी अत्यंत जरूरी है। स्थानीय निवासी सीताराम सोरेन, समीर दास, अजीत महतो, अमूल्य महतो आदि का कहना है कि सड़क के निर्माण के साथ साथ नाली भी बनाई जाए ताकि गांव का पानी ड्रेन के जरिए बाहर निकल सके। उन्होंने बताया कि सड़क काफी ऊंचाई पर बनाई जा रही है, जिससे बारिश का पानी घरों से बाहर नहीं निकल पाएगा और पूरा गांव तालाब में तब्दील हो जाएगा। अगर नाली का निर्माण नहीं हुआ तो उन्हें बाल्टी से पानी बाहर फेंकने की स्थिति बन सकती है। इसलिए उनका कहना है कि सड़क निर्माण के साथ नाली का भी निर्माण होना आवश्यक है। रोड में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, जब बारिश हो जाएगा ना घर का पानी घरे में रहेगा। ये रोड की साइड में पानी निकलता था, अभी बारिश होने से पानी नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि साइड में ड्रेन का सुविधा होना चाहिए और रोड में 3-4 को बम होना चाहिए और हम लोग कोई ऐसा आपत्ति नहीं है रोड बनाने में। कोई दिक्कत नहीं, किसी के घर में कोई पीछे जाने का कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के घर में बाड़ी उड़ी कुछ नहीं है, पानी रोड होके ही निकलता है, वो सब का दिक्कत हो रहा है। किसी के घर में कि पानी के बहुत समस्या हो रहा है। अभी बारिश होगा, अभी पानी कहाँ जाएगा, सब बाल्टी से ढो के हम लोग को निकलना होगा, इसीलिए बहुत समस्या है। पानी जाने के लिए दिक्कत है। रोड बनने का कोई हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं है, खाली पानी का दिक्कत हो रहा है। और रांची वासियों को जल्द ही एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी का तोहफा मिलने जा रहा है। मोराबादी मैदान में 68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नमो डिजिटल ई लाइब्रेरी में एक साथ 5000 विद्यार्थी पठन पाठन कर सकेंगे।
ये लाइब्रेरी पूरी तरह से निःशुल्क होगी और आगामी 15 दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची में भाजपा सांसद संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये लाइब्रेरी न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सौगात साबित होगी। संजय सेठ ने कहा कि इस लाइब्रेरी में पूरे देश के विख्यात शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से छात्र छात्राओं का संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिससे छात्रों को बेहतरीन शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी रांची वासियों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा है। ये न केवल ज्ञान का केंद्र बनेगी बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर शिक्षा का अवसर भी प्रदान करेगी। जितना आप समाज के साथ जुड़ोगे, समाज आपके साथ जुड़ेगा। समाज में और समाज के बच्चों को, समाज की महिलाओं को हम उनके लिए क्या कुछ कर पाए, हम क्या उनको सुविधा दे पाए, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी सिखाते हैं। इसीलिए ये लाइब्रेरी अपने में एक महत्वपूर्ण है और मेरा ये प्रयास होगा कि बहुत जल्दी, अभी तो बन ही रहा है, लाइब्रेरी पूरी तरह बनी नहीं है क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो आज संसद की छुट्टी थी और छुट्टी होने के कारण हमने आज का दिन सदुपयोग कर लिया। तो 15 दिन के अंदर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, तब पूरा रूप आपको बदला नजर आएगा। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल संरक्षण के मुद्दे पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल सुरक्षा और किशोर न्याय अधिनियम जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। इसमें मिशन वात्सल्य की स्पॉन्सरशिप योजना और फॉस्टर केयर योजना को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और उनके सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए नीतियां, पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण के अन्य कानूनों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, एसटीएम धालभूम शताब्दी मजुमदार, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सभी बीडीओ और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने सभी स्टेक होल्डर से अपील की कि वे किशोर किशोरियों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने बाल सुरक्षा, बाल विवाह रोकथाम और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यशाला में अनाथ और पीड़ित बच्चों के लिए क्षमता निर्माण और उनके सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। एसडीएम धालभूम ने वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की। तो लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मिशन वात्सल्य में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट है। इसका उद्देश्य है कि हमारे चाइल्ड जो भी दोनों चीज़ें, चाइल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ नीड ऑफ लॉ, मतलब प्रोटेक्शन हो, या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, उनके रिहेबिलिटेशन को, यानी कि उनके पुनर्वास को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके कर सकते हैं, उस संबंध में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनको समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है इस बारे में। इसमें 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से हैं। स्पॉन्सरशिप है, यानी कि बच्चे को कोई स्पॉन्सर कर सकता है, बना दे, और जो बाकी चीज़ें उससे सहायता कर सकता है। दूसरा कंपोनेंट है एडॉप्शन, कि कोई अगर दत्तक पुत्र के रूप में किसी को पुत्री के रूप में लेना चाहता है। और तीसरा कंपोनेंट है कि फॉस्टर केयर, मतलब कि घर जैसे माहौल में किसी को परवरिश करने के लिए हेल्प करना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में और किस तरीके से ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जिसको इसकी आवश्यकता है, उस संबंध में आज के कार्यक्रम। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।